Assalamu alaikum students, I hope you are all well. Our today's discussion is about the fields other than MBBS. So after pre-engineering, FSC pre-engineering और after FSC pre-medical students को और obviously parents को भी एक problematic और you can say challenging phase से गुजरना पड़ता है regarding choosing career. सो पास्ट कुछ डेज में मैं ऑलमोस्ट 4000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग देयर स्टडीज, रिगार्डिंग एमडी कैट प्रिपरेशन, रिगार्डिंग चूजिंग देयर कैरियर और रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. सो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे. इतने प्यारी प्यारी सी अप्रिसिएशंस, इतने प्यारे प्यारे से रिव्यूज़, उसमें से मैं कुछ रिव्यूज़ आपके साथ भी शेयर करूँगी. इतने प्यारी प्यारी सी अप्रिसिएशंस और रिव्यूज़ थे कि अगर मैं फ़ी चार्ज कर भी अगर वो मैं गाइडेंस देती या काउंसलिंग करती तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात ना होती कि मैं किसी का फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ या किसी की स्टडीज़ में हेल्प आउट कर रही हूँ. तो उसमें से जो मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए थे वो ये थे कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 60 to 70% और कुछ के थे 80 to 90% के दरमियान. तो उनको यही जानना था कि उन्हें आगे फर्दर किस फील्ड में जाना चाहिए. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को एमडी कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी गाइडलाइंस चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी. तो मैंने उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, तो वो भी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे थे. और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स थे कि उनका कहना था हम लोग 2 to 3 अटैम्प्ट्स कर चुके हैं लेकिन अभी तक हम एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे, हम लोग कोई ना कोई पॉइंट से रह जाते हैं. तो अब इसके लिए यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डिफरेंट सिटीज़ में भी अप्लाई करके देख लें. हो सकता है कि मेरिट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अगर आप यहाँ पर पॉइंट से रह रहे हैं तो हो सकता है किसी और सिटी में यूनिवर्सिटी में आपका एमबीबीएस में हो जाए. अगर नहीं होता तो अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एमबीबीएस में प्राइवेट भी एडमिशन ले सकते हैं. बट इट विल कॉस्ट यू इन करोड्स, नॉट इन लैक्स. करोड़ में आपकी फ़ीस जाएगी. इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं. क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर ली, अपनी पूरी कोशिश कर ली अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. हो सकता है वो आपके लिए लिखा ही ना गया हो कि आपने एमबीबीएस करना है. हो सकता है अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सोचा और अगर आप किसी और फील्ड में जाएं तो वहाँ आप इससे अपना अच्छा बेस्ट दे सकें, उसको इससे ज़्यादा प्रूव कर सकें और इससे ज़्यादा अच्छा अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें. तो इसके अलावा कुछ मैसेजेस थे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपने करना है तो सिर्फ एमबीबीएस करना है, इसके अलावा तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैंने तुम्हें आगे एडमिशन ही नहीं लेके देना. बनना है तो डॉक्टर बनो वरना घर बैठो. सो ऐसे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज ना किया करें, बिकॉज अपनी तरफ से तो वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं. अब वो एक फील्ड उनके लिए लिखी नहीं गई हुई तो वो किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकते हैं. बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं लाइक फिजियोथेरापिस्ट का काम है तो वो फिजियोथेरापिस्ट ने करना है, डॉक्टर ने तो नहीं करना. नर्सिस का काम है वो नर्सिस ने ही करना है. इसी तरह लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने करना है, डॉक्टर ने नहीं करना. इसी तरह डिस्पेंसर का काम है वो डिस्पेंसर ने ही करना. सभी लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे तो ये बाकी सब काम कौन करेगा. तो इसी तरह अगर आप मेडिकल से भी हट कर देखें तो बहुत जगह आपको लोग नज़र आएंगे. कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग रोड्स पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो सब इक्वल नहीं होते. अल्लाह पाक ने सबके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी होती हैं. तो काइंडली सिर्फ आप ये ना कहा करें कि मेरे बच्चे ने बनना है तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है. बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं. अगर एमबीबीएस के अलावा देखा जाए तो एक फील्ड आ जाती है बीडीएस, जिसमें आप तीर से रिलेटेड स्टडी करते हैं. अब बीडीएस को एक और फील्ड के साथ कंफ्यूज किया जाता है, डैट इज़ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी. ये फील्ड्स ना दोनों चेंज हैं. जो बीडीएस है इसमें आप सर्जिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो, बट आफ्टर डूइंग बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी आप डेंटल सर्जन्स को असिस्ट कर सकते हो. इसके अलावा अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर. इसके अलावा आपने डेंटल इक्विपमेंट्स जो होते हैं या आप जो कह लें ब्रेसेस होते हैं, क्राउन्स होते हैं, डेंचर्स होते हैं, उनको डिज़ाइन करना होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है. सो अपार्ट एमबीबीएस एंड बीडीएस बहुत सी फील्ड्स होती हैं. फर्स्ट तो मैंने आपको बता दी बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी.
सेकेंड फील्ड हमारे पास आ जाती है DPT, डैट इज डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब इसमें आपने बेसिकली क्या करना होता है, विदाउट मेडिकेशन डिसेबल पेशेंट्स या जिनकी बोन्स या मसल्स में पेन है, तो विदाउट मेडिकेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज आपने उनको ट्रीट करना होता है। सो आफ्टर डूइंग DPT आप NGOs में वर्क कर सकते हैं, एड एजेंसीज में वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज D Pharm, डैट इज द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सो आफ्टर D Pharm आप डॉक्टर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं और अपनी फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज DVM, दे आर बेसिकली दी वेटरनरी डॉक्टर्स। अगर आपको एनिमल से प्यार है, एनिमल्स लवर हैं और आप एनिमल्स को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप DVM कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग DVM आप डिफरेंट जगहों पर वर्क कर सकते हैं, लाइक पोल्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं, रिक्रिएशन पार्क्स में वर्क कर सकते हैं, जू में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज BS एनेस्थीसिया। BS एनेस्थीसिया में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने सर्जन्स के साथ वर्क करना होता है। इसके अलावा आपने डेंटल इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना होता है, उनको स्टेरिलाइज करना होता है। इसके अलावा आपने ऑक्सीजन पाइप्स होते हैं उनको मेंटेन रखना होता है। ऑक्सीजन के अलावा आपने ये मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट को कितनी अमाउंट में आपने एनेस्थीसिया देना है, ताकि वो ये ना ड्यूरिंग सर्जरी ही होश में आ जाए या फिर सर्जरी के बहुत टाइम के बाद होश में आए। तो इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट फील्ड इज CPT, डैट इज कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब आफ्टर डूइंग कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी यू कैन वर्क विद कार्डिक सर्जन्स एज देयर असिस्टेंट। इसके अलावा जो भी मशीनरी होती है आर्टिफिशियली जो पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई कर रही होती है, आपने उसका चेक एंड बैलेंस रखना होता है। नेक्स्ट फील्ड इज HND, डैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब आप देखेंगे कि जो हर पर्सन है ना वो डाइट कॉन्शियस है, वो डाइट चार्ट्स को फॉलो करता है। सो एज अ न्यूट्रिशनलिस्ट आप फूड इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं, उनको डाइट चार्ट्स बना कर दे सकते हैं, डिफरेंट NGOs में वर्क कर सकते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है BS डर्माटोलॉजी। एक तो आप MBBS के बाद भी डर्माटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अब एक न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, डैट इज़ BS डर्माटोलॉजी। इसमें आप स्किन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, जो हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। आज से 10-20 ईयर्स पहले अगर आप देखें तो लोग अपनी स्किन को लेकर या हेयर्स को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं थे। अगर हेयर्स डैमेज हो रहे हैं तो होते रहे, ऑयल अप्लाई कर लिया या ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू चेंज करके देख लिया। इसके अलावा अगर उनका कलर डल हो रहा है स्किन का तो वो इसको भी इतना नोटिस नहीं करते थे। अगर पिंपल्स बन रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आजकल के दौर में लोग इस चीज़ को बहुत फोकस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं। सो एज अ डर्माटोलॉजिस्ट आप उनके स्किन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन इन्वेसिव सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज़ BS नर्सिंग। अब BS नर्सिंग करते हुए आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस में एज अ डिस्पेंसर भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में कि आपने ड्रिप्स लगानी होती है, पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन देनी होती है और उनकी रिकवरी को रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है BS साइकोलॉजी। सो इसमें आपने बेसिकली क्या करना होता है, पेशेंट के मेंटल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, मेंटल इश्यूज़ को स्टडी करना होता है और उनको रिजॉल्व करना होता है। जो पेशेंट्स एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो आपने उनको ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें आप मेडिकेशन के थ्रू भी उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है BSMLT, डैट इज़ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसमें आप डिफरेंट ब्लड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स के जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ या सेल्स के जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और आफ्टर डूइंग BSMLT आप डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लैब भी ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ रही है BSMIT, डैट इज़ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। सो इसमें आप बेसिकली CT स्कैन के बारे में, MRI के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, इस तरह के जो एक्सरेज टाइप टेस्ट होते हैं ना, इन सब के बारे में आप स्टडी करते हैं।
सो इन सब फील्ड्स के अलावा हमारे पास आ जाती है BS बॉटनी, BS जोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये सब फील्ड्स होती हैं जो कि आफ्टर MBBS होती हैं या आफ्टर BDS होती हैं, और इन सब का ही कहीं ना कहीं स्कोप होता है। ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी फील्ड मैम ऐसी है जो हमें चूज़ करनी चाहिए, कौन सी फील्ड आपकी ऐसी है जो हमें चूज़ करनी चाहिए जिसका स्कोप ज़्यादा। इवन कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स की भी टेक्स्ट रिसीव किए हैं जो कहते हैं आप ही हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है, हमारे रिलेटिव्स कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है, तो तुम फील्ड चेंज कर लो। बल्कि स्कोप तो हर एक फील्ड का होता है, वो इंसान की अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस से ही हर फील्ड का स्कोप बनाते हो। ये तो नहीं होता ना कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप उठा के जॉब पर चले जाओ और आपको जॉब दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको अच्छी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें ताकि आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Jazakallah.